नमस्कार दोस्तों, अनन्य आसानी क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये रसायन विज्ञान का पार्ट 3 है, जो कि स्पेशल तो 10th क्लास के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर बेसिक से आप नॉलेज चाहते हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। तो पिछले 2 वीडियो हम रसायन विज्ञान का डाल चुके हैं, तो ये तीसरा पार्ट है। आइए इस तीसरे पार्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। दोस्तों, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, इसका मतलब क्या कि हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं, हम तो इसका लाभ ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, इसको जो हम रासायनिक समीकरण को जो लिखते हैं, इससे हमें क्या कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, तो उस चीज़ को अभी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहला कहता है यह अभिकारकों को एवं प्रतिफलों के संकेत अथवा सूत्र की जानकारी देता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों मतलब क्या, प्रोडक्ट के संकेत अथवा सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा कहता है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब ये समीकरण क्या बताता है कि समीकरण यह सूचना देता है कि इस जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रही है, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से ये पदार्थों का निर्माण हो रहा है, यह बताता है। नेक्स्ट कहता है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। यानी कि जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो अभिकारक रहता है, उसके परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। चौथा है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों प्रोडक्ट्स के परमाणुओं एवं अणुओं के आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। देखिए 3 में हम क्या पढ़े, जो अभिक्रिया में जो अभिकारक है उस अभिकारक के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। जबकि 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है कि यह अभिक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट्स के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। 5वां कहता है यह अभिकारकों को और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। यानी कि जो अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहा है और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, उसके द्रव्यमानों को यह बताता है। नेक्स्ट कहता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। देखिए दोस्तों, 5 में कहता है यह द्रव्यमान के अनुपात को बताता है, और 6 में क्या कहता है, यह मोलों के अनुपात को भी बताता है, यानी कि सूचना देता है। 7वां है कि यह गैसीय यानी कि जो अभिकारक गैस है उसके गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यदि अभिकारक के रूप में कोई गैस है, क्या है, गैस है, तो उसके अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। अब यहाँ बात क्या चीज़ का आ रहा है, आयतन। अब सभी को पता होगा कि हम गैस का जो मेजर करते हैं वो क्या चीज़ में करते हैं, वह हम आयतन में करते हैं। क्या चीज़ में करते हैं दोस्तों, वह हम आयतन यानी कि वॉल्यूम में करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यह 7 नंबर के लिए ये उदाहरण है। 7 नंबर ये जो 7 दिया गया है, कहता है इस समीकरण है, एक नाइट्रोजन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस को ये रिएक्शन कराया गया और क्या बन के तैयार हो रहा है, NH3 यानी कि अमोनिया बन के तैयार हो रहा है। अब देखिए इस N में नाइट्रोजन में कितना परमाणु है, कितना है, तो 2 है, तो लिख दिए 2 परमाणु।
उसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, 3 दूना 6, तो लिख दिए 6 परमाणु। अमोनिया गैस को देखिए, अमोनिया गैस में कितना ये परमाणु। अब देखिए दोस्तों, जब सिर्फ एलिमेंट का बात हो, सिर्फ यानी कि तत्व का बात हो, तत्व यानी कि एलिमेंट का बात हो, तो एलिमेंट का जब बात हो तो परमाणु लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परमाणु लिखा जाता है, यह इसलिए यहाँ पे परमाणु लिखा गया है। लेकिन जब अब ये दोनों जब रिएक्शन करके ये बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, यौगिक बना रहा है। तो यौगिक में परमाणु नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, परमाणु के जगह अणु लिखा जाता है। इसलिए अमोनिया एक यौगिक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अणु लिखा गया। तो यहाँ पे कितना अणु है अमोनिया का, तो 2 अणु है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए मोल नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन के बगल में 1 है तो 1 मोल हो गया। हाइड्रोजन के बगल में कितना है, 3 है तो 3 मोल हो गया। अमोनिया के बगल में कितना है, 2 है तो 2 मोल हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन N2 है, तो नाइट्रोजन का अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा, एटॉमिक मास याद होगा तो कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और 14 होता है, तो यहाँ कितना नाइट्रोजन है, तो 2 है, तो 2 से गुना कर दिए हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 28 आ गया। अब उसी तरह हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, और 3 से गुना किया तो 6 परमाणु हो गया। तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन 2 ग्राम का होता है, तो यहाँ 3 है तो 3 दूना 6। उसी तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 14 हो गया आपका, नाइट्रोजन 14 आपका। अमोनिया का दोस्तों बता रहे हैं 14 क्या किसका हो गया, 14 हो गया नाइट्रोजन का, 14 होता है नाइट्रोजन का 14। अब प्लस हाइड्रोजन 3 हो गया, तो कितना हो गया, 14 3 17, यह आ गया 17। अब देखिए दोस्तों यह 17 हो गया, और 2 तो बगल में है, तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो इस तरह से NH3 कितना ग्राम हो गया, 34 ग्राम हो गया। अब देखिए, अब कहता है एक आयतन। देखिए दोस्तों बगल में कितना है, 1 छुपा हुआ है, क्योंकि ये गैस है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, आयतन है लिखा जा रहा है। तो 1 आयतन ये हो गया। यहाँ पे बगल में 3 है तो 3 आयतन ये हो गया। यहाँ पे बगल में 2 है तो 2 आयतन ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे STP लिखा हुआ है, तो STP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि STP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हो जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए ये STP क्यों आया, तो यह STP आने का कारण क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, अमोनिया क्या है, गैस है। तो गैस के लिए STP पे वैल्यू ये दिया गया है। तो क्या होता है, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर, 1 है तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 3, तो 3 इंटू 22.4 लीटर, ये 2 बगल में है तो 2 इंटू 2 गुने 22.4 लीटर, ये STP पर इसका क्या हो गया, यह इसका वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक समीकरण के उपयोग। रासायनिक समीकरण के क्या दोस्तों उपयोग, यानी कि हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसका क्या उपयोग है और उसका उपयोग का क्या लाभ है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों ऊपर में हम क्या पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उस चीज़ को मैंने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब नीचे क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ, यानी कि जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसका लाभ क्या है। तो आइए उस लाभ को देखते हैं दोस्तों। पहला कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। यानी कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया, किसी चीज़ का रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसको यदि निरूपण करना है, यानी कि कहीं पे उतारना है, तो उसको उतारने में हम लोगों को क्या होती है, समीकरण के रूप में
यह आसान होता है। क्या होता है दोस्तों? आसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। फिर कहता है इससे समय की बचत होती है। जाहिर सी बात है कि हम समीकरण को संकेत या सूत्र के रूप में लिखते हैं तो इससे हमें क्या चीज़ की बचत होगी? समय की बचत होगी। तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो बात वही हो गया कि जब हम संकेत या सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखने के लिए कागज पर हमें क्या चीज़? कम स्थान की आवश्यकता होगी। यानी कि समय की भी बचत होगी और कम स्थान की भी आवश्यकता होगी। फिर कहता है 2 नंबर में कहता है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल किसे कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट्स को। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। यानी कि यह बता रहा है कि जो हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो हम अभिकारक लेते हैं, अभिकारक और अभिकारक से जो अभिक्रिया करके जो मेरा क्या बन रहा है? प्रतिफल, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये दोनों के द्रव्यमानों की यदि गणना करना होता है तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या होती है? गणना ठीक की जा सकती है। जैसे कि हम संतुलित समीकरण जब सिखा रहे थे, आप लोग पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम क्या देख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन हो। तो उससे पता चलता था कि जितना अभिकारक के तरफ द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान किसके तरफ होता था? प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट के तरफ होता है। तो वही कहता है कि अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। 3 नंबर में कहता है, तीसरा कहता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। देखिए यह क्या बता रहा है? कैसा नहीं है कि भारत में अगर हाइड्रोजन के लिए H लिखा जा रहा है तो किसी दूसरे देश में कुछ और लिखा जाता होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सबसे बड़ी इसकी लाभ क्या है कि संपूर्ण विश्व में एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। संपूर्ण विश्व में एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। इससे सभी को क्या होता है? फायदा होता है कि अगर हम इस देश में, इंडिया में पढ़ रहे हैं तो दूसरे देश में जाकर के भी अगर पढ़ते हैं तो हमें रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ लिखते थे वैसे ही वहाँ लिखा जाएगा। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इससे क्या होता है कि अगर पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है तो वैज्ञानिक लोग इस पर शोध करते हैं, काम करते हैं, उसको रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण के उपयोग का लाभ। तो लाभ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पहला में क्या बताया गया कि इसको समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है, समय की बचत होती है और जब हम कागज पर लिखते हैं तो कम स्थान की आवश्यकता होती है। उसके बाद बताया गया कि ये रासायनिक समीकरण से जो अभिकारक होता है और प्रतिफल जो बनता है वो दोनों के द्रव्यमानों की गणना रासायनिक समीकरण से ठीक की जा सकती है। तीसरा कहता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक जो अपना शोध करते, काम करते हैं, उसको उस रासायनिक समीकरण की जानकारी या लिखने में उसको ज़्यादा कठिनाई या किसी भी प्रकार की कठिनाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वह किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। यानी कि हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसको और किस तरह से अधिक उपयोगी बनाते हैं, या कह सकते हैं या एक तरह से लाभ के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको अधिक उपयोगी कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। कहता है 1 नंबर में कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। मतलब जो रासायनिक समीकरण को यदि हम लिखते हैं, अगर उस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल जो जिस अवस्था में है, अगर वह भौतिक अवस्था में है तो भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। तो कैसे जानकारी देता है आइए नीचे देखते हैं। जैसे संकेत के रूप में देखिए, भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। जैसे अगर कोई अभिकारक ठोस है तो ठोस के लिए हम एक कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में स्मॉल s लिखते हैं।
यह संकेत हो गया किसका, सॉलिड का संकेत हो गया, ठोस का। उसी तरह अगर द्रव है, लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए वही छोटी ब्रैकेट में क्या करते हैं, एल लिखते हैं। गैस है तो गैस के लिए जी लिखते हैं। पदार्थ के जलीय विलयन है तो AQ लिखते हैं, किसमें, छोटी ब्रैकेट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब ब्रैकेट में S है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह S कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यह ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है, इसका भौतिक अवस्था का जानकारी मिल रहा है। उसके बाद जब इसका ये अपघटन करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के ब्रैकेट में S दिया हुआ है, S मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो निकल के बन रहा है, यह मेरा किस रूप में बन रहा है, ठोस के रूप में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे S दिया हुआ है, और S किसको इंडिकेट करता है, डेनोट करता है, ठोस को डेनोट करता है। उसी तरह दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड सभी को पता है कि गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में छोटी ब्रैकेट में क्या दे दिया गया है, जी दे दिया गया है, यानी कि गैस दे दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं। जिंक दिया हुआ है, जिंक क्या है दोस्तों, धातु है। धातु क्या होता है, सॉलिड होता है, तो ब्रैकेट में सॉलिड। उसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। अब H2SO4 क्या है, एक यह जलीय विलयन है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में क्या दिया गया है, AQ दिया गया है। AQ दिया गया है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब देखिए जिंक सल्फेट के ब्रैकेट में क्या दिया गया है, AQ। इसका मतलब यह मुझे क्या पता, इससे जानकारी मिल रही है कि ये जो जिंक सल्फेट मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, यह एक जलीय विलयन है, इसलिए इसके ब्रैकेट में क्या दिया गया है, AQ। और हाइड्रोजन दूसरा बन रहा है, हाइड्रोजन क्या है, मेरा गैस है, तो इसलिए ब्रैकेट में गैस दिया गया है। दोस्तों यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। दोस्तों परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि बताइए सॉलिड के लिए क्या चीज़ किस संकेत का प्रयोग होता है, लिक्विड के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है, गैस के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है, पदार्थ के जलीय विलयन के लिए किस इंडिकेटर का प्रयोग होता है। तो ये इसको अपने दिमाग में याद रखना है और कॉपी पे नोट कर लेना है, ताकि हम कभी भूलें नहीं। अब दो नंबर में आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। दोस्तों पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण से इसकी ये दोनों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या मैंने बताया था कि जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जबकि जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का ह्रास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने पिछले क्लास में ये दोनों को पढ़ा देखा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप यदि ऊष्मा का उत्सर्जित हो रहा है या अवशोषित हो रहा है तो उस ऊष्मा की जानकारी हमें ऊष्मा रासायनिक समीकरण से दिया जाता है। अब जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जब ऊष्मा का निर्माण हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से इसको देखिए और समझिए, क्योंकि यह आपको समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उस समीकरण को देख करके आपको बताना है। तो कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। अगर वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो प्लस ऊष्मा दिया जाएगा दाईं ओर। अगर वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। देखिए ऊष्माक्षेपी रहेगा तो दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर यानी कि उत्पाद के साथ ऊष्मा लिखा जाएगा। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो समीकरण के बाईं ओर यानी कि अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है कि यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब प्लस ऊष्मा किधर लिखा गया है, दाईं ओर।
अब यहाँ देखिए दाईं ओर मैंने लिखाया है कि दाईं ओर अगर प्लस उष्मा लिखा जाता है तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है? वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कैसे मैंने पहचाना? क्योंकि समीकरण के दाईं ओर यह प्लस उष्मा लिखा गया है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया, अब प्लस उष्मा दिया गया। देखिए यह किधर है? तीर के बाईं तरफ। तीर के बाईं तरफ मैंने क्या लिखा है? अगर बाईं ओर प्लस उष्मा लिखा जाता है तो वह क्या होती है? वह उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है। तो इसलिए यह अभिकारक के तरफ यानी बाईं ओर लिखा गया उष्मा है प्लस उष्मा, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस तरह से दोस्तों ये इसको समझा जा सकता है। तो इसको अच्छे से समझ लिए होंगे आप कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उष्मा को उत्पाद के साथ लिखा जाता है प्लस उष्मा दे करके, और अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के साथ यानी कि बाईं ओर प्लस उष्मा दे करके लिखा जाता है। तो इस तरह हम समीकरण को देख करके यह पता लगा सकते हैं कि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तीसरा जानकारी हमें प्राप्त होती है गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यानी कि हम समीकरण को यदि लिखते हैं तो उस समीकरण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि किस समीकरण में गैस की उत्पत्ति हो रही है और उसको किस तरह से डिनोट करते इंडिकेट करते हैं। तो कहता है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर उठे हुए तीर का चिन्ह दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कहता है कि यदि समीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर उठे हुए तीर यानी कि ऊपर उठा हुआ तीर का चिन्ह दिया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखें, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया गया है। अब इसके साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या बनकर तैयार हो गया? ZnSO4। अब और हाइड्रोजन गैस है और गैस का भी निर्माण हो रहा है। तो क्या गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे पता चलेगा? देखिए ये एरो तीर का निशान ऊपर उठा हुआ है, अगर जहाँ पे जिसके बगल में यह तीर का निशान ऊपर उठा हुआ रहता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रही है। यह सिर्फ किसके लिए है? यह तीर का निशान ऊपर उठा हुआ गैस के उत्सर्जन की जानकारी के लिए है। अब आगे कहता है कि अवक्षेप बनने की जानकारी। अब देखिए अवक्षेप, पिछले क्लास में मैंने बताया कि अवक्षेप जो है एक ठोस पदार्थ होता है जो जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में वह मतलब किसी पदार्थ से वह पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वही कहता है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल यानी कि कोई प्रोडक्ट अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत अथवा सूत्र के बाद नीचे गिरे हुए तीर का चिन्ह दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर गैस रहता है तो ऊपर उठे हुए तीर का चिन्ह, अगर अवक्षेप है तो नीचे गिरे हुए तीर का चिन्ह दिया जाता है। जैसे AgNO3 को जब हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ अभिक्रिया कराया गया तो ये सिल्वर क्लोराइड बना। यह क्या प्राप्त हो रहा है? अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अब कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे तीर का निशान नीचे गिरा हुआ है और तीर का निशान जब नीचे गिरा हुआ रहता है तो वह किसको संकेत करता है? वह अवक्षेप को संकेत करता है। तो इसका मतलब ये सिल्वर क्लोराइड क्या है? यह एक अवक्षेप है और इसके साथ किसका और निर्माण हो रहा है? HNO3 का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अब देखिए दोस्तों, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी मतलब जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार होती है, उसके लिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव रहता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव रहता है, उसी के बारे में जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिलता है। तो वही कहता है इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। देखिए अब अभिकारक है, इधर अभिकारक जब इसको तीर का निशान दे दिए, अब प्रतिफल बन रहा है, अभिकारक से ही प्रतिफल बनता है। अब देखिए यह प्रतिफल जो बन रहा है, अब यह शर्त बता रहा है कि यह किस तरह से बन रहा है। अगर ताप लिखा है तो ताप का प्रभाव पड़ रहा है, दाब लिखा है तो दाब का प्रभाव, यानी कि यह ताप, दाब, उत्प्रेरक
सांद्रण आदि शर्तों का यह क्या करता है, निर्देशन करता है, यानी कि जानकारी देता है। अब इसके आगे आ जाता है दोस्तों अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। देखिए दोस्तों यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, यानी कि उल्टा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण से यह हमको यह जानकारी मिलती है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट फिर अपने वो प्रोडक्ट टूट के उस अभिकारक को बना सकता है। तो वही कहता है रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। अब दो तीर, इसका ये किसका साइन आ जाता है, यह उत्क्रमणीयता का साइन है। किसका चिन्ह है, उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का। और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। अब इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों रिएक्शन करके NH3 बना रहा है, तो यह भी टूट करके क्या उल्टा, यानी कि यह भी टूट करके उल्टा क्या बना सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बना सकता है। यानी कि इधर से जो होगा वही इधर से, यानी कि दोनों तरफ से रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जैसे कि हम अभी तक जो हम पढ़े हैं वह रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके अभिक्रिया के बारे में, उसके रासायनिक समीकरण का क्या लाभ होता है, उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में पढ़े थे। तो अब आ जाता है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया का क्या प्रकार है, यह कितने प्रकार से होता है। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, यानी कि वह पदार्थ जो है तत्व या यौगिक हो सकता है, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट देखिए। नए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व या यौगिक हो सकता है, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब वो नया पदार्थ जो होता है उसका मूल पदार्थ के गुण से, यानी कि जो हमारा अभिकारक है उस अभिकारक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। किसका गुण, उत्पाद का गुण। तो संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच, आयोजकों के बीच हो सकती है। तो कहता है कि ये संयोजन अभिक्रिया जो है तत्वों के बीच, या ये आयोजक नहीं होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्तों, ये आयोजकों के जगह यौगिकों के बीच होगा। ये जो आपको आयोजक, ये गलत टाइपिंग हो गया है, ये आयोजक नहीं होगा, यह यौगिक आप लिख लीजिएगा, यौगिक होगा, यौगिक। यहाँ पे आप यौगिक लिख लीजिएगा, आयोजकों की जगह, गलत टाइपिंग हो गया। तो कहता है कि नए पदार्थ, ये संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच हो सकती है। अब देखिए, अब कहता दो, पहला देख लीजिए, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो तत्व लिया गया है, दो तत्व कौन कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग। जब कार्बन और ऑक्सीजन का ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम पढ़े हैं दो या अधिक पदार्थ। तो दो पदार्थ है, ये एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों बनके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, और ये दोनों के संयोग से जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये दोनों से भिन्न है। तो वही कहा गया कि जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग। जब मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि मैग्नीशियम को किस में जला रहे हैं, हवा, वायु में जला रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन में जला रहे हैं।
तो जलाने के पश्चात क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह कैसा होता है? यह सफ़ेद चूर्ण होता है। तो अब देखिए यह इसका गुण अलग, ये दोनों का गुण अलग है, और जो मेरा उत्पाद निकल के आ रहा है ये इसका गुण अलग है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, देखिए ये इसको आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये इसको क्या ले लिए हैं हम, ये मैग्नीशियम को ले लिए और उसको ऑक्सीजन में हम जला रहे हैं, और ऑक्सीजन में जब जलाते हैं तो यह हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यह हमें सफ़ेद चूर्ण प्राप्त हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लोहा एवं गंधक के बीच संयोग, यानी कि आयरन को जब गंधक के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या निकल के आ रहा है? आयरन सल्फाइड। यानी कि आयरन सल्फाइड का अलग गुण है और ये दोनों का अलग गुण है। तो इस प्रकार मैंने क्या देखा, ये बहुत सारे 3 एग्जाम्पल को देख लिए। अब कहता है बी में एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब एक तत्व रहेगा और एक यौगिक रहेगा। ऊपर क्या था? दोनों तत्व ही था, लेकिन यहाँ एक तत्व रहेगा और दूसरा यौगिक रहेगा। अब पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड बन करके तैयार होता है। देखिए एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो यह क्या बन करके तैयार हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक तत्व है, जबकि यह एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, इसलिए क्या लिखे हैं कि एक तत्व और एक यौगिक के साथ अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग। यह सल्फर डाइऑक्साइड है, यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है, जबकि ऑक्सीजन एक तत्व है, और इसका जब रिएक्शन कराया जाता है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन करके तैयार हो रहा है। अब देखिए अगला आ जाता है 2 या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इससे पहले मैंने क्या देखे कि 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, लेकिन अब क्या आ रहा है? 2 या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए कहता है इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या उससे अधिक यौगिक एक परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना या क्विकलाइम कहते हैं। क्विकलाइम को, ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या कली चूना भी कहते हैं। कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं का निर्माण करता है तथा पर्याप्त उष्मा उत्सर्जित करता है। अब देखिए उष्मा उत्सर्जित करता है मतलब यह कौन सा अभिक्रिया हो गया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ अभिक्रिया कराया गया। अब यह भी यौगिक है और यह भी यौगिक है। जब दोनों का अभिक्रिया होता है तो यह क्या बन करके तैयार हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए ये बुझा हुआ चूना को भखरा चूना, यहाँ पे बकरा लिखा गया है दोस्तों, भखरा कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना को भखरा चूना या बुझे हुए चूने का जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बुझा हुआ चूना है इसका इस्तेमाल हम क्या चीज़ में करते हैं? दीवार पे मकान जो हम बनाते हैं उसके दीवारों को रंगने में, पुताई करने में करते हैं। कहता है यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण करके, जब इसका पुताई करते तो यह क्या करता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है, करके धीरे धीरे सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है वो धीरे धीरे क्या बना लेता है? सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है।
तो इस तरह से हम इसका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वही ऊपर जो ये लिखे हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे पुताई करने के लिए इस्तेमाल जब करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यह धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। दोस्तों इसको कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है। यानी कि अगर पूछे एग्जाम में कि संगमरमर का सूत्र ये केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो यही CaCO3 होता है संगमरमर का। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना ले रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। तो अब देखिए यह भी योग, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये वाटर ये दोनों यौगिक हैं और यह दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने ये रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ होता है और इसके उपयोग की क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है और एक उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से होता है, तो वो आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में भी ये जो अन्य रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों वह लॉकडाउन में घर पे ना बैठा रहे, अपनी पढ़ाई को ये आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।